हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन टॉपिक वाइज लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें आपको जो है बहुउद्देशीय परियोजना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कराया जाएगा। तो आज मैं आपका 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा बहुउद्देशीय परियोजना का, एंड नेक्स्ट विल बी फंडामेंटल राइट्स, एंड उसके बाद जो होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी स्पेशल एडुकेटर, बीपीएससी 71st या फिर बिहार एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लियो आप लोग। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, एंड सेलेक्टेड एमसीक्यू है यहाँ पर और डिटेल डिस्कशन के साथ हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने एक एक प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुउद्देशीय परियोजना से फिक्स रहता है, और ये फिक्स है, हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में मयूराक्षी परियोजना है? तो नहीं भाई, जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसे देखो, स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दाची गाम, याद रख लीजिएगा। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में जो है वही, ये आपका जो है मयूराक्षी परियोजना स्थित है आपका कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मयूराक्षी परियोजना स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा भी आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा ये कहाँ पर है? तो सुंदरवन डेल्टा भी जो है आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है। उड़ीसा, तो भाई उड़ीसा नहीं होना है, और कोई नहीं यहाँ पर तो नहीं ही होना है। तो मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल की परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो, ये 3 आपको जो है बांध दिए गए हैं, तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। तो भाई भागीरथी पर तो टेहरी बांध परियोजना है ना, टिहरी, टिहरी या टेहरी कह सकते हो। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध, तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध। तो भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है भाई? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है। और ये किस नदी पर बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना? तो याद रख लेना है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना बना हुआ है। भागीरथी नदी की परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी की बात करी गई है, तो ये तीनों बांध जो आपके निर्मित है, ये बराकर नदी पर इसे कंस्ट्रक्ट करा गया है। कहाँ पर? तो बराकर नदी में इसे बनाया गया है। बराकर नदी में तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध स्थित है। ठीक है। देखो, सोन नदी में एक बनाया गया है सोन नदी परियोजना, जो बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। तो सोन नदी पर कौन सा? तो सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना, परियोजना। ठीक है। और ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, बिहार की पहली परियोजना, बिहार की फर्स्ट परियोजना है। अगर देश लेवल में भी पूछ ले तो देश का भी पहला परियोजना है। ठीक है। तो बिहार का पहला परियोजना है, या पूरे भारत का भी पूछ ले तो वह पूरे भारत का भी पहला परियोजना है सोन नदी परियोजना, जो आपके सोन नदी पर बनाई गई है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध भाई, तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर भाखड़ा नांगल तो नहीं। एक याद रख लेना है, ओंकारेश्वर परियोजना। कौन सा? तो ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना ये कहाँ पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना भाई ये आपके नर्मदा नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल जो है ये किस नदी पर? तो ये उड़ीसा, मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पर, ये ऑप्शन ही गलत हो गया भाई, इसको छोड़ दो। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया है। और ये किन राज्यों की परियोजना है? तो याद रख लीजिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। कौन सी? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि आपकी सतलज नदी पर बनाई गई है। कृष्णा नदी से याद क्या रख लेना है भाई? तो कृष्णा नदी से याद रख लेना है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन, नागार्जुन
सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर? तो याद रख लीजिएगा, कृष्णा नदी पर बनाई गई है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ओके फ्रेंड्स। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखो, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे भी एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो राष्ट्रीय उद्यान से तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न न दे ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखो, इसमें एक टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो मैंने ले रखा है। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो भाई वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है, बताओ। उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो एक राष्ट्रीय उद्यान, याद रख लीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका ये है वाल्मीकि है, तो नहीं भाई, यहाँ पर आपको याद रख लेना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से याद रख लेना। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, बट एक मेन है कान्हा वहाँ पर। तो कान्हा आप लोग याद रख लो। एक याद रख लेना कूनो भी राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। बट मोस्ट आई विल टेल कि आप लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान याद रखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में क्या है भाई? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके बिहार में सिचुएटेड है, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में तो स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लेना, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण पूछ ले तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चंपारण, और ये बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक याद रख लीजिएगा, मेघालय में है, मेघालय में है, मेघालय। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में सिचुएटेड है, ध्यान रख लियो आप लोग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव याद आपको रख लेना है कि केवलादेव कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव कहाँ पर है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र, महावीर या राजस्थान? तो केवलादेव जो है आपका, वो कहाँ पर है, जरा आप लोग भी बता दीजिए कि केवलादेव कहाँ पर है। तो देखिएगा, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है वो कहाँ पर हो जाता है? तो याद रख लेना है, गुजरात में नहीं भाई, गुजरात में केवलादेव नहीं है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। और किसके लिए ये फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए। ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए जाना जाता है, तो एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये गुजरात में है। केवलादेव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रख लेना है, पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। महावीर, ये महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? तो महावीर आपको गोवा में देखने को मिलता है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रश्न पूछा जाता है तो गोवा में। तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। और राजस्थान में जो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केवलादेव या फिर रणथंभौर पूछा जाए या सरिस्का पूछा जाए, तो तीनों के तीनों यहाँ पर आपको देना है राजस्थान में। अगर रणथंभौर भी दे दे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपको इसके बाद दे दे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, रणथंभौर या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी दे दे, तो सब में क्या आपको लगाना है? तो लगाना क्या है? तो राजस्थान लगाना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सभी के आंसर एक होंगे, राजस्थान। ओके। डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डाची गाम भाई तो लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके लद्दाख में सिचुएटेड है। हरियाणा में तो नहीं है भाई डाची गाम, डाची गाम आपका जम्मू कश्मीर में है। डाची गाम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। और एक याद रख लीजिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा से एक याद रख लेना आप लोग, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो याद आया तो बता दिया मैंने, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर उत्तराखंड से पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड से तो पहली बात यही याद रख लेना है आपको कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को। ठीक है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसे 1936 में इसे पहला ये राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में ये बनाया गया था। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, पहला राष्ट्रीय उद्यान था।
उसके बाद याद रख लीजिएगा एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और एक याद रख लीजिएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी के सभी उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी। जिम कॉर्बेट 1946, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एंड राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। एक बात क्लियर हो गया। अब मौलिक अधिकार से हटाकर उसे क्या बनाया गया है? तो वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? तो वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया है? तो वैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन तो नहीं, 44वां संविधान संशोधन। तो देखो 44वां संविधान संशोधन से जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आपका जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और ये अब किस आर्टिकल में है? तो 300A में है, 300A। और इसे किस में भेजा गया है? तो 300A में जो है संपत्ति का अधिकार अब शामिल है और ये एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो याद रख लीजिएगा 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इससे एक बात जरूर आप लोग याद रख लेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन था भाई, इससे 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ध्यान में रख लियो आप लोग। संविधान की आत्मा किसे कहा, किसने कहा? तो देखो संविधान की आत्मा पहली बात किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। तो किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने नहीं भाई, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे, इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। और ये किसको? तो आर्टिकल 32 को कहा गया। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ध्यान रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय, ऐसे याद रख लेना, जो ये ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना इन्होंने करी है, ब्रह्म समाज की स्थापना। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो देखो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है, तो सिंपल सा बात है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला। तो मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है, तो राष्ट्रपति को नहीं है भाई। सांसद को भी नहीं है। प्रधानमंत्री को तो नहीं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है ये मौलिक अधिकार जो है लागू करने का शक्ति है, बस इन्हीं दोनों को है। इसके अलावा किसी को भी मौलिक अधिकार लागू करने का शक्ति नहीं है। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अच्छा वाक्य नहीं, यहाँ पर वाक हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता किस में है? किस संविधान में? ठीक है, किस अनुच्छेद में जो है बोलने की स्वतंत्रता है, ये बात आपसे पूछ रखा है। तो किस आर्टिकल में बोलने की स्वतंत्रता है? तो देखो ये तो है आर्टिकल 17 में क्या है भाई? तो अनटचेबिलिटी से है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी की बात करी गई है आर्टिकल 17 में। तो छुआछूत का अंत हो गया किसमें? आर्टिकल 17 में। अनुच्छेद 18 अगर पूछ ले तो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है, उपाधि का अंत सेना और शिक्षा को छोड़कर, उपाधि का अंत सेना और शिक्षा को छोड़कर। उपाधि का अंत मतलब समझ रहे हो, जैसे कि पहले लगा लिया जाता था महाराज, राजा, महाराजा लगा लिया जाता था, राजा लगा लिया जाता था, मंत्री लगा लिया जाता था। तो इस तरह से नहीं, अब वो आप नहीं लगा सकते हैं कि राजा जी, कोई भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं, ऐसे अब नहीं लगा सकते हो। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह आ सकते हैं, ऐसे अब नहीं लगाया जा सकता है। उपाधि का अंत कर दिया गया है। अब मान लो किसी का नाम ये है कि राजा कुमार, तो फिर वो बोल सकते हो कि राजा कुमार नाम है, या किसी का नाम है राजकुमार तो राजकुमार बोल सकते हो। बट टाइटल नहीं लगाया जा सकता है कि राजा महेंद्र प्रताप आ रहे हैं या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप आ रहे हैं, ऐसे करके अब टाइटल नहीं लगाया जा सकता। ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को।
वो 19A में नहीं, अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में याद रख लीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है भाई, तो आर्टिकल 19 में है। ठीक है जी। विधि के समक्ष क्षमता कितने अनुच्छेद में है, तो विधि के समक्ष ये जो है विधि के समक्ष जो है क्षमता नहीं, ये क्षमता होगा। विधि के समक्ष क्षमता, तो विधि के समक्ष जो है क्षमता, ये कितने अनुच्छेद में है, ये पूछा है आपसे हम। आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में नहीं है भाई। तो इसमें आर्टिकल 21 में एक्चुअली है क्या, तो देखो ये आपका जो है पर्सनल, जो आपका है पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता जिसे आप कह सकते हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 आपको जो करने का मन है, आर्टिकल 21 आपको ये राइट देता है कि आप वो कर सकते हो। अगर आपको भाई खाना जब खाना है खाओ, जब सोना है सो जाओ, जब पढ़ना है पढ़ो, जब आपको जागना है जागो, आपको कहीं घूमने का मन है वहाँ घूमो, आपको जो बिजनेस करना है वो बिजनेस करो, आपको जिससे प्यार है प्यार करो, आपको जिससे शादी करनी है शादी करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, या फिर भाग की शादी करो, जो भी करना है भाई, आपको सभी तरह की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 21 में। मतलब हर एक टाइप का स्वतंत्रता, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी स्वतंत्रता है, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जितने भी स्वतंत्रता है, सब आर्टिकल 21 में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 समझ गए आप लोग। आर्टिकल 21 में जो है आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कि फ्री एजुकेशन की बात करी गई है। तो फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो है निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई है। आर्टिकल 22 में जो है भाई गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या है, तो संरक्षण है आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष जो है क्षमता किसमें है, तो आर्टिकल 14 में है, ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय संविधान की किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, देखो नागरिकों को मौलिक अधिकार किसमें, भाग 2 में तो नहीं भाई, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का बात किया गया है। भाग 3 में क्या किया गया है, तो मौलिक अधिकार का बात किया गया है, ध्यान में जरूर आप लोग रख लेंगे। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल इसका 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार की बात करी गई है, और ये भाग 3 में है, ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसे है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। ये बात जरूर ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था भाई, उन्होंने जो है 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए, 14 राज्य 9 राज्य संघ। तो 14 राज्य तो बनाए थे, लेकिन 9 संघ राज्य यूटी नहीं बनाए थे, तो ये चला गया। 14 राज्य तो सही है, लेकिन 6 राज्य संघ, तो बिल्कुल ये तो सही होना है भाई। 14 राज्य बनाए थे और 6 राज्य संघ बनाए थे, मतलब कि यहाँ पर दोनों करेक्ट है। यहाँ पर ये तो करेक्ट था, बट ये करेक्ट नहीं था। यहाँ पर दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 14 राज्य और 6 राज्य संघ बनाए थे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग ने। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीट आरक्षित है, तो देखो अगर यूटी के लिए पूछे कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लिए जो है लोकसभा में कितना सीट है, तो 30 नहीं 20 सीट जो है आरक्षित होता है लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए। कितना, तो 20 सीट आरक्षित होता है लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए। कितना, तो 20 सीट आरक्षित होता है। जरूर रख लीजिएगा आप लोग। बिहार लोकसभा में पूछे तो बिहार लोकसभा में 40 सीट है। बिहार लोकसभा में कितना है, तो बिहार लोकसभा में 40 सीट है, ध्यान रखना है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो देखो प्रथम अनुच्छेद में क्या क्या है, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा क्या, तो भारत क्या होगा भाई, तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है, तो देखो नया राज्य का अगर गठन करना हो, तो गठन करने के लिए जो है राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सांसद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो नया राज्य का अगर गठन करना होता है ना, तो नया राज्य का गठन कौन करेगा, तो ये सांसद करेगा। सांसद जो है नया राज्य के गठन से जुड़ा हुआ काम करता है आपका सांसद, ध्यान में रख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने अच्छे से आपको कराए हैं। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।